ओके। श्रद्धा मैम जे लाइफ सेवियर फॉर मी सर। यूट्यूब पे वो बाकी जैसे हैं प्रीमिक्स और फ्यू मिनट सीरीज वो मैं रेगुलरली देखती थी। मैं ओके। डिनर के बाद न्यूज़पेपर पढ़ती थी और फिर उस दिन स्लीपी का जितना भी वीडियो आया होगा, ओके। प्रीमिक्स आया होगा, जो फ्यू मिनट्स आया होगा, उसको मैं रात में देख के नोट्स बना के फिर सोती थी। ऐसे करती थी। हेलो सुचिस्मिता, कैसे हो? हाँ हेलो सर, बहुत ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। और हाँ, ये काफ़ी वैसे एक जो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ सुनाई आपने। तो ओवरऑल जैसे मैं बताऊंगा, पूरे इंस्टीट्यूशन में काफ़ी जो खुशी का माहौल था कि इतना बड़ा रैंक 2 है ना। तो और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि जो रैंक के बाद कैसा लग रहा है जैसे सभी घर में, और खुद को क्या फीलिंग्स है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और घर वाले भी बहुत खुश हैं। पापा को तो लग रहा था कि टॉप 10 में आ जाऊंगी, पर मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। ओके। मुझे लग रहा था टॉप 100 में आ जाऊंगी, पर इतना अच्छा रैंक आएगा नहीं सोचा था। राइट, सिंगल डिजिट रैंक का होना पहली बात, तो रैंक 2 का होना, तो ये तो जो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। और अभी जो पर्टिकुलरली जो यूपीएससी। सर मैं एक्चुअली यूपीएससी का सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने। एक्चुअली मतलब अभी तक वही फाइनल गोल है, आगे भी वही परस्यू करूंगी। अच्छा, अभी करोगे? 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था सर, लास्ट ईयर। राइट। लास्ट ईयर का मेरा 65 रहा प्रीलिम्स में मार्क। ओके। तो उस टाइम नहीं हुआ। फिर ये स्टेट का दिया था तो ये हो गया। फिर इसका मेंस दिया। इस बार भी प्रीलिम्स दिया था, 78 आ रहा है मेरा प्रीलिम्स में मार्क। ओके। तो इस बार भी मैं सोच रही हूँ शायद 2-3 मार्क से कट ऑफ से मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। राइट। ओके, तो अच्छा अभी एक अटेम्प्ट और दोगे? हाँ सर, नेक्स्ट ईयर दूंगी। जब तक अटेम्प्ट है तब तक तो मैं ट्राई करूंगी, सोच रही हूँ। ओके। क्योंकि एज है अभी, आई एम जस्ट 25, सो आई 25। ट्राई ओके, नाइस। नेक्स्ट। ओके। और जैसे घर में भी फिर तो अभी ना जैसे हो जाएगा कि यू विल बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। आस पड़ोस का कैसे माहौल है, मुझे वो भी जानना है कि जैसे बाकी जो हाँ पड़ोस में लोग हैं वो कैसे खुश हैं, कैसे क्या कह रहे हैं, हाँ घर में मिठाई आ रही सर, वो लोग भी बहुत खुश हैं। वो लोग आके मतलब उनके घर में जो बच्चे हैं वो लोग आके इंस्पिरेशन ले रहे हैं है? कि राइट। हम भी प्यार करेंगे, हम भी करेंगे। आप घर में बैठ के पढ़ रहे थे, हो गया। आके ओके। पूछ रहे हैं कि कहाँ से पढ़ रहे थे। फिर मैं स्लीपी क्लासेस का नाम ले रही हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं स्लीपी क्लासेस। मैं बोली हाँ, आप यूट्यूब जाके खोलो तो अच्छा। एक बार फिर देखना। ओके। तो तुमने कैसे फर्स्ट टाइम जब स्लीपी क्लासेस कैसे डिस्कवर किया था? सर एक्चुअली सृष्टि मैडम का जो चैनल उन्होंने खुद से बना के जो बोला था, राइट। तो उनसे मैं इंस्पिरेशन ली थी, क्योंकि वो घर से प्रिपेयर कर रही थी वो मैडम। राइट। और उनसे ही पता चला कि स्लीपी क्लासेस करके एक है। फिर ओके। पहले मैंने आपका यूट्यूब लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया था। राइट। फिर जैसे पेड कोर्स आया तो उसमें एनरोल हुई। ओके। और आंसर्स वगैरह दिखते थे कि नहीं, आंसर्स नहीं दिखते थे? सर मेरा जो पेड कोर्स था उसमें आंसर्स भी था, इंक्लूडेड था। ओके, तो तो मैं उसका आंसर्स रेगुलरली लिखती थी। जो यूट्यूब वीडियोस देखे आपने और पेड भी देखे, दोनों में फर्क है कोई? सर पेड वाला मुझे और ज्यादा और एनरिचिंग लगा मुझे, क्योंकि जो हमारे जैसे लास्ट में एग्जाम से पहले बहुत क्या बोलते हैं उसको, ऐसे वैल्यू एडिशन टाइप में और बहुत सारा नोट्स मिला था। और जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट था वो यूट्यूब में नहीं मिल रहा था। तो उसमें भी थोड़ा बेटर लगा था मुझे पेड वाला। नाइस था। वही ना, जैसे कि बहुत से बच्चों को डाउट होता है, तो अगर आपने उसको यूज किया हो दोनों को, तो यू विल बी द बेस्ट जज टू शेयर। यस सर। जैसे एक और चीज़ आपने, जैसे मुझे वहाँ पे मेल में भी बताया हुआ था कि आपने जो जीएस के मॉड्यूल्स को भी थोड़ा यूज़ किया। तो पर्टिकुलरली अगर जीएस के मॉड्यूल्स की बात करें, तो कौन से जीएस के मॉड्यूल को यूज़ किया, और कैसे बाकी बच्चों को बताएं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो? सर मैंने ज्योग्राफी यूज किया था। श्रद्धा मैम जे लाइफ सेवियर फॉर मी। मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट की और मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने देखा स्लीपी क्लासेस का ऐसा एक सेपरेट मॉड्यूल होता है। फिर मैंने ज्योग्राफी का लिया। ओके। और मैडम इतना अच्छे से पढ़ाती है, एक क्लास में वो 3 बार रिवाइज करा देती है बस बोल के। राइट। तो वो ये उनका स्टाइल मुझे बहुत ज्योग्राफी के मॉडल बहुत अच्छा, हाँ उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता था मैडम का। और मैं सर यूट्यूब पे वो बाकी जैसे हैं प्रीमिक्स और फ्यू मिनट सीरीज वो मैं रेगुलरली देखती थी। और फिर एग्जाम से पहले भी मैं उसको रिवाइज करके गई थी, पूरे 1 साल का लास्ट का। ओके, अच्छा 1 साल का रिवाइज किया था। नाइस। हाँ हाँ, प्रीलिम्स से पहले। प्रीलिम्स के पहले, ओके।
तो अगर जैसे अगर यहाँ पे अगर किसी को गाइड करना हो, क्योंकि मेजॉरिटी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं वो यूपीएससी वाले होते हैं, आप भी जैसे यूपीएससी के लिए हमारे साथ जुड़े, तो जो यूपीएससी और अगर स्टेट के एग्जाम में अगर आप उसको कंटेंट को यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे यूज करें? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब सिलेबस तो नॉर्मली सेम ही रहता है, और जब हम आंसर राइटिंग करते हैं जैसे एग्जाम में, तो मैं ये कोशिश की थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हैं, जैसे हमारे एक स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है मिशन शक्ति, बहुत वुमेन एम्पावरमेंट का एक स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके, तो जितने भी हमारे वुमेन रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते थे सोशियोलॉजी में, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करती थी। तो थोड़ा जैसे पर्टिकुलरली टू रिलेटेड टू ओडिशा के जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं उसको मैंने याद किया था कि IMR कितना है, MMR कितना है, जिसको मैं आंसर्स में यूज कर सकती हूँ। तो और नीति आयोग के भी बहुत सारे इंडेक्स आते हैं स्टेट रिलेटेड, तो नहीं तो कंटेंट तो नॉर्मली सेम ही रहता है यूपीएससी ओपीएससी का, थोड़ा बस उसको वैल्यू एडिशन किया था मैंने। वैल्यू एडिशन, ओके। माइंडसेट कितना डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि स्टेट के लिए दूसरे कोई और लोग कॉम्पीट कर रहे होंगे, यूपीएससी वाले नहीं आएंगे, ऐसा होता है कुछ कि यूपीएससी वाले बच्चे बैठते हैं? सर मोस्टली तो मैं कहूँगी यूपीएससी वाले बच्चे बैठते हैं, और क्योंकि नॉर्मली और मैं ये मतलब कहना भी ये चाहूंगी कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था तभी स्टेट वाला मुझे थोड़ा आसान लगा, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई रहता है यूपीएससी का, तो जब हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं तो स्टेट का थोड़ा इजियर लगा मुझे, मतलब क्लियर करना। ओके, नाइस, ये अच्छा इनपुट है। जो मतलब दो चीजें मुझे जाननी है कि ना, पहले तो आंसर राइटिंग, क्योंकि सबसे आखिरी जो पड़ाव पार किया आपने इंटरव्यू के पहले आंसर राइटिंग था, तो आंसर राइटिंग अगर करनी हो तो कब करनी चाहिए? प्री क्रैक होने के बाद करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए? नहीं सर, मैं पहले से ही किया था, जैसे पेड कोर्स मैंने ज्वाइन किया था प्री से पहले, बहुत पहले, प्री से पहले मेरा सोशियोलॉजी खत्म हो गया था। तो जैसे ही मैं मतलब जैसे पेड कोर्स में जैसे हम लोगों का रहता है, एक चैप्टर हम पढ़ते हैं, फिर उस चैप्टर का क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड में जाके पूरा हम फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, वो मैंने किया था। और आंसर राइटिंग में मैंने थोड़ा ये एक मतलब थोड़ा सा मैं जो कहूंगी मैंने डिफरेंट किया था, कि जैसे हमारे बहुत सारे कोटेशंस आप क्लास में बोलते थे, जैसे कार्ल मार्क्स के बहुत सारे कोटेशंस है, या फिर रेने डेस्कार्टे हो गए, जितने भी हमारे सारे थिंकर्स है, आप उनके खुद की कही हुई कोटेशंस आप बोला करते थे, तो मैं उनको इंट्रो और कंक्लूजन में ऐड की थी मैंने। पेपर में भी वो जाके किया था, तो थोड़ा स्मार्टली मैंने वहां पे इंक्लूड किया था। और उसमें मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा शायद कुछ एक्स फैक्टर हुआ होगा, क्योंकि रैंक इतना अच्छा आया है, तो मैं ये सोच रही हूँ। और वो एग्जामिनर को भी थोड़ा सा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगता है कि किसी ने अपना थोड़ा अलग से प्रेजेंट किया हुआ है, ओके। और पेपर पूरा हो गया था कि कुछ छूट के आया वहाँ पर? पेपर पूरा हो गया था सर, मैं मेन से पहले भी थोड़ा प्रैक्टिस की थी, मैं फुल लेंथ टेस्ट तो मैंने दिया था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एक बार घर में बैठ के पूरा मतलब एक बार कर दिया था, तो टाइम से हो रहा है कि नहीं मैनेज, तो वहाँ पे जाके हो गया था टाइम। एंड समहाउ जैसा ऐसा हो गया पिछले 2 साल से कि इस बार तो ओडिशा में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, और जैसे हम ना हम वो डेमोग्राफी भी अपने देखते हैं जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं, उसमें ईस्टर्न इंडिया के बच्चे बहुत ज्यादा एनरोल्ड है हमारे पास। तो इसीलिए जब ओडिशा का इस बार रिजल्ट, तो अभी तो 3-4 लोग तो जैसे मेरे को ट्विटर पे मिल चुके हैं, जो कि जैसे आप भी ट्विटर पे मुझे मिले थे अभी रिसेंटली, तो जो कि सिलेक्ट हो गए हैं और स्लीपी से जुड़े हुए थे। तो ये कभी सोच के नहीं चले थे हम कि स्टेट के एग्जाम में बच्चे टॉप करना शुरू हो जाएंगे, अभी लेकिन कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर लास्ट ईयर भी जो हमारे मतलब टॉप 5 या टॉप 4 रैंक में जो थे, उन्होंने भी यूट्यूब में बोला था कि वो स्लीपी क्लासेस से सोशियोलॉजी पढ़े थे, तो ओडिशा के बच्चों में सर स्लीपी क्लासेस का नाम है सोशियोलॉजी के लिए। और वो कि बस कि ऐसी पढ़ाई वाले जो आप जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे मिलते रहे, तो कंटेंट का राइट यूज भी वही है कि कंटेंट भी यूज होगा। तो और जैसे रिजेक्शन तो बहुत ही एक नॉर्म है इन सभी एग्जाम्स का, यूपीएससी चाहे कोई स्टेट का एग्जाम दे दो, किसी भी एग्जाम में जाओ जहाँ पे आपको मुकाबला करना है, तो रिजेक्शन से कैसे खुद को आगे लेकर आए? सर जैसे मैंने खुद भी यूपीएससी 2 बार दिया है और प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो आगे भी मैं डिटरमिन्ड हूँ कि आगे मैं अटेम्प्ट करूंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हम कुछ सोच के पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन की, ये रीजन है मेरा, ये टारगेट है, इसको पूरा करना है, और उसको बार बार सोचते रहना है,
और मैं ये करती थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ मतलब मैं कनेक्टेड रहती थी, ताकि वो मुझे मोटिवेट करते रहे। जैसे मुझे अगर लगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं गिव अप करना चाहूँ, ऐसा कुछ अगर थॉट्स आए जिससे मैं मोटिवेटेड रहूँ, तो ये मैंने एक कनेक्शन बनाए रखा था मैंने सबके साथ। एक वो किया था, और फिर जो मतलब मैं ये सोचने की हमेशा कोशिश करती थी कि क्यों मैंने स्टार्ट किया था, और उसको हमेशा याद करती थी। क्या कारण है वैसे आपका, जो मोटिवेशन प्राइमरी क्या है? सर बचपन से एक्चुअली इंटरेस्ट था जो मतलब सिविल सर्विसेज में आने के लिए, पर इंस्पिरेशन बचपन से किरण बेदी से मिला था एक्चुअली, मैडम से। स्कूल में जब थी तो उनकी लिखी हुई एक बुक पढ़ी थी मैं, तो वहां से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी कि ये सिविल सर्विसेज में आना है। नाइस नाइस, बढ़िया। फिर जो और फिर एक बार वो बचपन में जो सपना आ जाता है, फिर वो पूरा करने के लिए फिर हम काफी पर्टिकुलरली अपने जैसे बैकग्राउंड में आपने क्या किया, इंजीनियरिंग किया, क्या किया? सर मेरा जनरल बैकग्राउंड ही था, बीएससी और फिर एमएससी केमिस्ट्री किया है मैंने। ओके अच्छा। और हाँ, जैसे मैंने पढ़ा था ट्विटर पे आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। हाँ सर, मैं केमिस्ट्री में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। नाइस, दैट इज सो गुड। तो इसीलिए मैं उससे जोड़ रहा हूँ कि अब जो बचपन से आपने सपना सोचा होता है, तो उसके लिए फिर आप जुट जाते हो। तो कब आपने सोचा कि अब वक्त आ गया कि मुझे अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, या फिर मैं कब शुरू किया, कॉलेज में शुरू किया या आफ्टरवर्ड शुरू किया? सर मैंने एमएससी के बाद ही शुरू किया। एक्चुअली मैं एमएससी इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैंने सोचा मैं केमिस्ट्री ऑप्शनल लूंगी, पर फिर मैंने एक ऐसे प्रैक्टिकल डिसीजन लिया कि क्योंकि साइंस सब्जेक्ट थोड़ा प्रिपरेशन में डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम टेकिंग रहता है, मार्क फेचिंग ऑब्वियसली रहता है पर टाइम टेकिंग रहता है। तो मैंने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था, और गाइडेंस सर मुझे केमिस्ट्री में मिला नहीं इतना कि मतलब फिर उस टाइम मुझे स्लीपी क्लासेस के बारे में पता चला। फिर मुझे सोशियोलॉजी में एक्चुअली इंटरेस्ट आया। मैं जो यूट्यूब लेक्चर्स आपके जैसे हैं जितने भी थे, मैं उनमें नोट्स नहीं बना रही थी। मैं ऐसे ही उसको यूट्यूब में लगा के पहले बैठ गई कि मुझे देखना है कि ये सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। मास्टर्स के टाइम पे पहले 1 महीना मैंने ये किया, ऐसे कुछ लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, बस देख रही थी। फिर मुझे मजा आने लगा, तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं पेड कोर्स ज्वाइन करूंगी, और फिर मैंने सोशियोलॉजी को चूज किया था। ओके नाइस। तो अच्छा रहा कि जो एक अच्छे हम उस पे मुकाम पर पहुंचे। तो और अगर एक और जो सवाल बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं कि बैकअप ऑप्शन क्या क्या करें, लेट्स से अगर सिलेक्ट नहीं होते हैं तो बैकअप ऑप्शन कैसे बनाएं? हाँ सर, मैं तो ये कहूँगी कि बैकअप आजकल रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। इस बार का हम जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स देखे तो क्वेश्चन बहुत ही मतलब शॉकिंग रहा सबके लिए, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हो गया था, और आगे भी इससे होता रहेगा। यूपीएससी ऑलवेज मतलब शॉक करता रहता है लोगों को, वो तो नॉर्मल है। और तो हमको ये जो अनसर्टेनिटी से बचने के लिए एक बैकअप, सॉलिड बैकअप रहना चाहिए। या तो हम अपने बैकग्राउंड से, जो भी हमारा सब्जेक्ट बैकग्राउंड होगा उसको बैकअप हम रख सकते हैं, या फिर हम स्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उससे हम ट्राई कर सकते हैं। ओके। तो और वैसे आपने जो पर्टिकुलर अगर किसी को स्ट्रैटेजी देनी हो कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगर मुझे ओडिशा का पेपर क्रैक करना है, तो मेरा पूरा जो प्लान, कब से कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना मैं यूपीएससी में ध्यान दूं, कितना मैं अगर स्टेट पे ध्यान दूं, तो अगर एक प्लान बनाना हो तो? हाँ सर, मैं कहूँगी कि कंबाइंड प्लान रखना बेटर है यूपीएससी और ओपीएससी बोथ के लिए। आप सिर्फ जब आप करंट अफेयर्स हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स के साथ स्टेट का करंट अफेयर्स भी थोड़ा उसमें पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। और जैसे हम जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम एनजीओस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्टेट में कौन से एनजीओस चल रहे हैं। थोड़ा सा गूगल और थोड़ा सा इंटरनेट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें रहेगा। और जैसे मैंने खुद भी अपने प्रिपरेशन में मैंने चैट जीपीटी का बहुत इस्तेमाल किया था मेंस के पहले। ऐसे ही कुछ भी रैंडम में चैट जीपीटी में डालती थी, और फिर वहां से मुझे डाटा आता था तो मैं उसको इंक्लूड की थी अपने आंसर्स में। तो मैं यही कहूंगी कि इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और कंबाइन रखना चाहिए, यूपीएससी और ओपीएससी कंबाइन रखना चाहिए। और कितने आवर्स जैसे आप पढ़ाई करते थे? सर मैं 8 से 10 घंटा बोलूंगी, पर मैं ऐसे नॉर्मली वीकली टारगेट बनाती थी सर। किसी दिन 10 घंटा हो गया, किसी दिन 4 घंटा भी हो जाता था। तो ऐसे पूरा कंसिस्टेंट मैं नहीं रह पाती थी, पर मैं वीकली टारगेट रखती थी, उसको मैं फिनिश करती थी कैसे भी।
और जैसे अगर स्लीपी का कोई वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे, जैसे फ्यू मिनट सीरीज या कोई और, तो हाँ। उसको रेगुलर देखते थे या फिर हफ्ते के अंत में एक दिन बैठ के देख लिया, कैसे? उसको मैं सर रेगुलर देखती थी। जैसे मेरा टाइम था डिनर के बाद, मेरा सिर्फ करंट अफेयर्स का टाइम रहता था। मैं डिनर के बाद न्यूज़पेपर पढ़ती थी और फिर उस दिन स्लीपी का जितना भी वीडियो आया होगा, प्रीमिक्स आया होगा, जो फ्यू मिनट्स आया होगा, उसको मैं रात में देख के नोट्स बना के फिर सोती थी। ऐसे करती थी। ये बढ़िया। फिर और थोड़ा एफर्ट और हार्ड वर्किंग वाला पूरा प्लान बनाना पड़ेगा ना, वो ये है। हाँ, क्योंकि सर डेली देखना एक्चुअली मतलब बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि एक फेमिलियरिटी बना रहता है। लास्ट में बहुत बल्क हो जाता है, फिर उसको रिवाइज नहीं कर पाते, तो रेगुलरली देखना चाहिए। ओके, ग्रेट। और अभी अगर जैसे बस एक आखिरी एक सवाल है कि जैसे आने वाले अगर कोई एस्पिरेंट्स हैं और पर्टिकुलरली, तो क्या एक मैसेज क्या है कि कैसे प्रिपरेशन करें, या फिर यूपीएससी को कैसे बैकअप पे रखें, या फिर यूपीएससी के साथ कोई बैकअप रखें? ओवरऑल क्या एक स्ट्रैटेजी या माइंडसेट लेके चलें, क्योंकि पेपर तो बहुत मुश्किल हो गया है, सीसैट भी मुश्किल हो गया है। ओवरऑल क्या आपका एक मैसेज क्या है बच्चों के लिए? सर मैं ये कहूंगी कि अगर हम जैसे अगर हम यूपीएससी का तैयारी करेंगे, अगर यूपीएससी नहीं भी होता है तो एक चांस है कि स्टेट का पीसीएस हो सकता है निकल जाए, तो उसको हम एक बैकअप रख के चल सकते हैं। पर स्टेट का निकलेगा ये भी तो कोई श्योर नहीं है, तो इसीलिए एक सॉलिड बैकअप भी रहना चाहिए, जिसको हम अपने खुद के सब्जेक्ट, जैसे मेरा था कि मैं केमिस्ट्री में कुछ करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था कि मैं पीएचडी कर लूंगी या रिसर्च में जाऊंगी, ये मैंने सोचा था, ये मेरा बैकअप था। तो ऐसे खुद का जो बैकग्राउंड रहता है उसको बैकअप हम रख के प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम अनसर्टन होता जा रहा है। और मैं ये कहूंगी, जैसे मेरा ये खुद का भी मानना था कि मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं 2 से 3 अटेम्प्ट फुल सीरियसली दूंगी विदाउट बीइंग इन एनी जॉब। 2 से 3 अटेम्प्ट मैं फुल सीरियसली दूंगी। अगर उसके बाद नहीं होता है तो मैं कहीं ज्वाइन करके कुछ बैकअप करके साइड वाइज फिर दूंगी। ये ऐसा मेरा प्लान था। तो ये भी मैं सजेस्ट करूंगी लोगों को कि ऐसे रखना चाहिए थोड़ा बैक। आपका इस स्टेट में कौन सा अटेम्प्ट था ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 2 आ गया। वाओ, नाइस, दिस इज सो गुड। ओके, ग्रेट। तो ये तो वैसे, क्योंकि आपसे वैसे मेरी भी बहुत जो स्ट्रॉन्ग एक वो ऐसे एक्साइटमेंट थी कि आपसे बात करनी है, कि रैंक 2 इतना बड़ा जो अचीवमेंट है। और मैं लास्ट 2 साल से सोच रही थी कि कुछ अचीव करूं ताकि सर मुझसे बात करें। अरे नहीं, ये तो वैसे और वो ऐसा बनता जा रहा है कि एग्जैक्टली कि सिर्फ जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनसे बात हो रही है, लेकिन मेरा मन है कि और थोड़ा वाइडर प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहाँ पर और रेगुलर बात हो। नहीं, हम पहले भी आपसे बात हुई है सर। हम आप जूम सेशन करते थे डाउट क्लियरिंग का, तो उनमें हम लोग बहुत बात किए थे। राइट, क्योंकि आपका नाम तो मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक बहुत ही फेमिलियर है, और इसीलिए आप शायद डाउट भी पूछते थे, मैंने भी रिप्लाईज किए वहाँ पर बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो इसीलिए तो वो हो जाता है कि अरे अच्छा ये नाम है, ये दिस इज फेमिलियर, क्योंकि बच्चे काफी जुड़ते हैं हमारे साथ। तो ओवरऑल बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, 4-5 हज़ार के आसपास बच्चे होते हैं, तो इसीलिए। लेकिन स्टिल किसी बच्चे का नाम याद होता है। तो ये मुझे वो लग रहा था कि ओके नाइस, की और पर्टिकुलरली मैंने मैम को बोला कि हम जल्दी से एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं और लेट्स जस्ट डिस्कस। और बच्चों को ना, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो जैसे डे टू डे एक्टिविटी चल रही है हर रोज की, और डे टू डे एक्टिविटी में एक मोटिवेशन मिल जाती है, इंस्पिरेशन की अरे मेरे ग्रुप में थे ये, जैसे आपके टेलीग्राम में बाकी बच्चे होंगे और खुश हो सकते हैं वो, कि मोटिवेशन आएगी कि मेरा भी होगा क्रैक, एक दिन मेरा भी नाम आएगा। तो चले हुए सभी, बस एक थोड़ा सा पुश मिल जाता है, तो बहुत जरूरी है वो सब चीजें। तो मुझे बहुत लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप से मैसेज किया है, मतलब जैसे हमारे बैच में, मैं बैच 1 में थी, सोशियोलॉजी बैच 1 में, तो जितने भी ओडिशा के जितने भी बच्चे थे जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका मुझे मैसेज आया है कि कांग्रेचुलेशंस, और फिर कैसे कर रहे थे, क्योंकि स्टेट का है तो वो लोग थोड़ा ऐसे पूछ रहे थे कि कैसे करना है। अब तो तुम्हें जैसे बोलते हैं ना कि ये जो मशाल आगे लेके चलनी है, क्योंकि यू विल बी द गाइडिंग लाइट, और जो टीचर कभी भी वो गाइड नहीं कर सकता, जो तुम स्टूडेंट थे जब अभी एस्पिरेंट, तो जो एस्पिरेंट को समझा सकता है वो टीचर कभी समझा ही नहीं सकता। तो इसीलिए अब यू विल बी अंडर अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड फोकस। तो आई जस्ट प्रे कि आप और कामयाबी के आगे बढ़ें